न्याय की सुबह प्राचीन भारत की बुनियाद, वैदिक से मौर्यन तक। भारत का न्याय के साथ सफर बहुत बहुत पहले शुरू हुआ था। ये प्राचीन काल में शुरू हुआ, एक ऐसा समय जो बुद्धिमानी से भरा था। तब लोग निष्पक्षता और सच्चाई में बहुत विश्वास रखते थे। इसी विश्वास ने कानून और व्यवस्था के बारे में उनके शुरुआती विचारों को शक्ल दी। शुरुआती वैदिक ग्रंथों में भी हमें रथ का जिक्र मिलता है, जो कि कॉस्मिक ऑर्डर था। यह कॉस्मिक ऑर्डर समाज में न्याय और नैतिक आचरण से जुड़ा था। इससे पता चलता है कि समाज को शांत और समृद्ध रहने के लिए नियमों की जरूरत होती है। ये गहरी समझ थी। ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरफ पहला कदम था। वैदिक काल में समाज और सरल था। न्याय अक्सर कबीले के मुखिया या बड़े बुजुर्ग करते थे। वे स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर निर्भर रहते थे। धर्म का विचार, जिसका मतलब है धार्मिकता या कर्तव्य, केंद्रीय था। हर किसी का एक धर्म होता था जिसका पालन करना होता था। इससे सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद मिली। अगर कोई इन अलिखित नियमों को तोड़ता तो समुदाय एक न्यायपूर्ण समाधान ढूंढता था। लक्ष्य अक्सर सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि संतुलन बहाल करना होता था। ये शुरुआती व्यवस्था लोगों के जीवन के तरीके से गहराई से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे समाज बढ़े, जैसे मौर्यन साम्राज्य में न्याय व्यवस्था और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजाओं ने फॉर्मल कोर्ट्स बनाए। उन्होंने अलग अलग तरह के मामलों की जांच के लिए जजेस नियुक्त किए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ, कानून और शासन के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्ट्स और कानूनी प्रक्रियाओं का वर्णन है। यह न्याय के प्रति ज्यादा सिस्टमैटिक दृष्टिकोण की ओर एक बड़ा कदम दिखाता है। मौर्यन समझते थे कि एक बड़े साम्राज्य को स्पष्ट कानूनों की आवश्यकता होती है। प्राचीन भारतीय न्याय की नींव धर्म थी। यह सिर्फ कानून से कहीं ज्यादा था। यह जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत था। इस सिद्धांत ने समाज के प्रति निष्पक्षता, सच्चाई और कर्तव्य पर जोर दिया। राजाओं से भी अपने फैसलों में धर्म को बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। इस मजबूत नैतिक आधार ने सदियों तक भारतीय कानूनी सोच को प्रभावित किया। इसने सिखाया कि न्याय सिर्फ नियमों के बारे में नहीं, बल्कि धार्मिकता सुनिश्चित करने के बारे में है। यह प्राचीन ज्ञान आज भी हमें प्रेरणा देता है। धर्म का आदेश, राजा, धर्म ग्रंथ और शुरुआती कानून। प्राचीन भारत में न्याय में राजा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। उन्हें अक्सर न्याय का अंतिम स्रोत माना जाता था। लोग निर्दोषों की रक्षा करने और दोषियों को सजा देने के लिए उनकी ओर देखते थे। राजा का दरबार देश का सर्वोच्च न्यायालय होता था। हालांकि राजा धर्म से ऊपर नहीं थे। उनसे न्यायपूर्वक शासन करने और पवित्र कानूनों का पालन करने की उम्मीद की जाती थी। उनके फैसलों का मकसद समाज की नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना होता था। इससे उनकी भूमिका शक्तिशाली और जिम्मेदार दोनों बन गई। धर्मशास्त्र प्रमुख ग्रंथ थे जो राजा और न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करते थे। ये मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे। इनमें विभिन्न कानूनों और आचार संहिताओं का विवरण था। इनमें संपत्ति और विवाह जैसे सिविल मामले शामिल थे। इनमें आपराधिक मामले और सजाएं भी शामिल थी। इन ग्रंथों ने एक न्यायपूर्ण समाज के लिए एक ढांचा बनाने की कोशिश की। न्यायाधीश और कानूनी विद्वान इन धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते थे। वे इस ज्ञान का उपयोग कानूनों की व्याख्या करने और निर्णय देने के लिए करते थे। न्याय देने की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक होती थी। अदालतें विवाद के दोनों पक्षों को सुनती थीं। सबूत को महत्वपूर्ण माना जाता था। गवाहों को वह बताने के लिए बुलाया जाता था जो भी जानते थे। धर्मशास्त्रों में विभिन्न प्रकार के सबूतों का भी वर्णन किया गया है। उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना था। ग्रंथों के मुताबिक सजा अपराध और शामिल व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर दी जाती थी। व्यवस्था उस समय की समझ के अनुसार निष्पक्ष होने की कोशिश करती थी। राजा के पास अक्सर बुद्धिमान सलाहकारों की एक परिषद होती थी। ये सलाहकार कानून बनाने के मामले में उनकी मदद करते थे। वे आमतौर पर विद्वान, मंत्री या बुजुर्ग
अच्छी सलाह देना था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि राजा के फैसले वकीलों में बदले जाते थे। उन्होंने खरे शास्त्रों के आधार पर जटिल कानूनी मुद्दों की व्याख्या करने में मदद की। सलाह मशवरे की व्यवस्था ने न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा विचारशील बनाया। इसने राजा के अंतिम निर्णय में बुद्धिमत्ता की एक परत जोड़ी। जमीनी शासन पंचायत की स्थायी बुद्धिमत्ता। फॉर्मल कोर्ट से बहुत पहले भारत में स्थानीय न्याय की एक शक्तिशाली व्यवस्था थी। यह पंचायत व्यवस्था थी जो गांव की परिषदों द्वारा चलाई जाती थी। ये परिषदें गांव के सम्मानित बुजुर्गों से बनी होती थीं। वे स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को बहुत अच्छी तरह समझते थे। पंचायत वह पहली जगह थी जहां लोग अपने विवादों को सुलझाने के लिए जाते थे। यह व्यवस्था गांव में सभी के लिए सुलभ थी। इसने जमीनी स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंचायतें कई तरह के विवादों को संभालती थीं। ये जमीन, पानी या पारिवारिक मामलों पर असहमति हो सकती थी। वे छोटे मोटे अपराधों से भी निपटते थे। बुजुर्ग शामिल सभी लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते थे। वे समस्या की जड़ को समझने की कोशिश करते थे। उनका तरीका अक्सर इनफॉर्मल लेकिन असीरदार होता था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और समुदाय के ज्ञान का उपयोग करते थे। लक्ष्य एक ऐसा समाधान खोजना था जिससे सभी सहमत हो सके। इससे गांव में सद्भाव को बढ़ावा मिला। पंचायत व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता सुलह पर इसका ध्यान केंद्रित करना था। बुजुर्गों का उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना था, न कि सिर्फ फैसला सुनाना। उन्होंने समझौते और आपसी समझ को प्रोत्साहित किया। सजा यदि कोई हो तो अक्सर व्यक्ति को सुधारने के उद्देश्य से दी जाती थी। कभी कभी सार्वजनिक माफी या मुआवजा ही काफी होता था। इस दृष्टिकोण ने समुदाय के भीतर दरारों को भरने में मदद की। इसने सामाजिक बंधनों को तोड़ने के बजाय उन्हें मजबूत किया। इसने पंचायत को एक सम्मानित संस्था बनाया। भारत में पंचायत व्यवस्था की विरासत बहुत मजबूत है। आज भी कई गांव इनफॉर्मल कम्युनिटी मीडिएशन पर निर्भर हैं। स्थानीय स्वशासन और न्याय की भावना जारी है। आधुनिक पंचायती राज संस्थाएं इन प्राचीन परिषदों से प्रेरणा लेती हैं। वे दिखाते हैं कि स्थानीय स्तर पर न्याय प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है। इस व्यवस्था ने समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने के लिए सशक्त बनाया। यह भारत की विकेंद्रीकृत शासन और न्याय की परंपरा का प्रमाण है। एक नया अध्याय, मध्यकालीन भारत और इस्लामी कानून का प्रभाव। विभिन्न सल्तनतों और बाद में मुगल साम्राज्य के आगमन ने एक नए चरण को चिह्नित किया। इस काल को मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है। इसने देश के कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इस्लामी शासकों ने अपनी कानूनी परंपराओं को पेश किया। ये परंपराएं काफी हद तक इस्लामी धर्म ग्रंथों पर आधारित थीं। इससे पुरानी और नई कानूनी प्रथाओं का मिश्रण हुआ। मौजूदा स्थानीय रीति रिवाज पूरी तरह से गायब नहीं हुए। वे अक्सर नई व्यवस्था के साथ साथ चलते रहे। खासकर गांवों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत शरिया कानून थी। शरिया कुरान और सुन्नत यानी पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से ली गई है। इसने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक व्यापक संहिता प्रदान की। इसमें विवाह, विरासत और आपराधिक न्याय से संबंधित कानून शामिल थे। शासकों ने इन कानूनों को लागू करने के लिए एक नई न्यायिक हायरार्की स्थापित की। यह व्यवस्था पहले की धर्मशास्त्र आधारित व्यवस्था से काफी अलग थी। इसने भारतीय न्याय में नई अवधारणाएं और प्रक्रियाएं लाई। मुगल न्यायिक व्यवस्था में काजियों की केंद्रीय भूमिका थी। काजी शासक द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश होता था। उनसे इस्लामी कानून का जानकार होने की उम्मीद की जाती थी। काजी मामलों की सुनवाई करते थे और शरिया के आधार पर फैसले सुनाते थे। उनकी सहायता अक्सर एक मुफ्ती करते थे। मुफ्ती एक कानूनी विशेषज्ञ होता था जो फतवा या कानूनी राय जारी कर सकता था। ये राय काजी को निर्णय लेने में मदद करती थी। उनके न्यायालय साम्राज्य भर के कस्बों और शहरों में मौजूद थे।
हालांकि इस्लामी कानून प्रमुख था, स्थानीय रीति रिवाज अक्सर जारी रहे। गैर मुस्लिम समुदायों के लिए उनके व्यक्तिगत कानूनों का कभी कभी सम्मान किया जाता था। यह विशेष रूप से विवाह और विरासत जैसे नागरिक मामलों में सच था। मुगल शासक भारत की विविधता को समझते थे। उन्होंने अक्सर कुछ हद तक कानूनी प्लूरलिज्म की अनुमति दी। इसका मतलब था कि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाएं सह अस्तित्व में रह सकती थीं। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने एक विशाल और विविध आबादी पर शासन करने में मदद की। इस प्रकार मध्यकाल में विभिन्न कानूनी प्रभावों का मिश्रण देखा गया। सेक्शन 5 बदलाव की हवा, ब्रिटिश राज और शुरुआती न्यायिक संरचनाएं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता मिली तो चीजें फिर से बदलने लगीं। शुरू में कंपनी मुख्य रूप से व्यापार में रुचि रखती थी। वे स्थानीय कानूनों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहते थे। उन्होंने काफी हद तक मौजूदा मुगल न्यायिक व्यवस्था को जारी रहने दिया। हालांकि जैसे जैसे उनका क्षेत्र और प्रभाव बढ़ा, उन्हें बदलाव की जरूरत महसूस हुई। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो उनके प्रशासनिक और व्यावसायिक हितों के अनुकूल हो। इसने भारत की न्याय व्यवस्था में एक और बड़े बदलाव की शुरुआत की। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार किए। उन्होंने दीवानी अदालत नामक सिविल अदालतों की एक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत नामक आपराधिक अदालतें भी स्थापित की। दीवानी अदालतों की अध्यक्षता यूरोपियन कलेक्टर्स करते थे। वे सिविल विवादों से निपटते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काफी हद तक भारतीय न्यायाधीशों, काजी और मुफ्ती द्वारा चलाई जाती थीं, लेकिन ब्रिटिश देखरेख में। यह एक अधिक समान व्यवस्था बनाने का प्रयास था। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के कारण 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यह अदालत अंग्रेजी कानून और प्रक्रियाओं पर आधारित थी। इसका ब्रिटिश नागरिकों और भारतीयों से जुड़े कुछ मामलों पर अधिकार क्षेत्र था। सर एलिजा इम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट का बनना एक बड़ा विकास था। इसने अंग्रेजी कानूनी सिद्धांतों को सीधे भारत में पेश किया। यह अदालत कई मायनों में कंपनी के नियंत्रण से स्वतंत्र थी। अंग्रेजों द्वारा किए गए ये शुरुआती सुधार समस्याओं से रहित नहीं थे। अक्सर भ्रम और टकराव होता था। नए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कभी कभी कंपनी की अदालतों से टकरा जाता था। अंग्रेजी कानून और भारतीय रीति रिवाजों के बीच अंतर थे। इससे आम लोगों को मुश्किलें हुई। अदालतों की भाषा अंग्रेजी भी कई लोगों के लिए एक बाधा थी। इन चुनौतियों के बावजूद इन सुधारों ने भविष्य में एक अधिक केंद्रीकृत और संहिताबद्ध कानूनी व्यवस्था की नींव रखी। सेक्शन 6 आधुनिक कानून गढ़ना, कॉर्नवालिस संहिताकरण और आईपीसी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आए, ने और भी बड़े सुधार किए। उन्होंने 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। वह 1793 के कॉर्नवालिस कोड के लिए जाने जाते हैं। इस कोड ने न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। कॉर्नवालिस शक्तियों के पृथक्करण में विश्वास करते थे। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हो और कम भ्रष्ट हो। उनके सुधारों का उद्देश्य एक अधिक प्रोफेशनल और संगठित न्यायपालिका बनाना था। कॉर्नवालिस के प्रमुख सुधारों में से एक राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण था। पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टैक्स वसूली और सिविल न्याय दोनों को संभालते थे। कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट जजों की अध्यक्षता में अलग सिविल अदालतें बनाई। यह हितों के टकराव को रोकने के लिए किया गया था। उनका मानना था कि इससे अधिक निष्पक्ष न्याय मिलेगा। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया। इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाना था। अंग्रेजों ने भी पूरे भारत में एक समान कानूनों की आवश्यकता महसूस की।
मौजूदा कानून हिंदू कानून, मुस्लिम कानून और स्थानीय रीति रिवाजों का एक जटिल मिश्रण थे। इससे भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का विचार आया। 1833 के चार्टर एक्ट ने पहले विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले ने इस आयोग का नेतृत्व किया। इसका सबसे प्रसिद्ध काम भारतीय दंड संहिता या आईपीसी का मसौदा तैयार करना था। आईपीसी को 1860 में लागू किया गया था। इसने पूरे भारत के लिए एक समान आपराधिक कानून प्रदान किया। भारतीय दंड संहिता एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। यह अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया था। आईपीसी के बाद अन्य महत्वपूर्ण संहिताएं भी पेश की गईं। इनमें 1861 में दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट शामिल थे। इन संहिताओं ने कानूनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने में मदद की। उन्होंने कानून की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो अधिक निश्चित और अनुमानित थी। इसने आधुनिक भारतीय कानूनी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया। सेक्शन 7, एक राष्ट्र का संकल्प स्वतंत्र भारत के संविधान में न्याय। जब भारत को 1947 में आजादी मिली तो यह बड़ी उम्मीद का पल था। नए भारत के नेता एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाना चाहते थे। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान इस विजन के लिए मार्गदर्शक बन गया। यह देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल, ही अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा करती है। यह सभी के लिए निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के प्रति राष्ट्र की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संविधान ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की नींव रखी। संविधान निर्माताओं ने समझा कि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत न्यायपालिका आवश्यक है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, लेजिस्लेचर के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए डिजाइन किया गया था। यह स्वतंत्रता न्यायाधीशों को बिना किसी डर या पक्षपात के निर्णय लेने की अनुमति देती है। यह कानून के शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 संघ न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ये अनुच्छेद इसकी स्थापना, संरचना, शक्तियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा देते हैं। इसी तरह भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 231 राज्यों में हाई कोर्ट्स से संबंधित है। इसके अलावा भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ अदालतों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कवर करते हैं। ये प्रावधान भारतीय न्यायपालिका की संरचना और कामकाज के लिए एक विस्तृत ढांचा बनाते हैं। यह संवैधानिक ढांचा विभिन्न अदालतों के लिए एक स्पष्ट हायरार्की और परिभाषित भूमिकाएं सुनिश्चित करता है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने के प्रावधान भी शामिल हैं। यह न्यायिक व्यवस्था की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। संविधान न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि वे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की यह शक्ति नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संविधान ने वास्तव में न्याय को भारतीय लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ बनाया। सेक्शन 8, आधुनिक न्याय के स्तंभ, भारत की त्रिस्तरीय अदालत प्रणाली। स्वतंत्र भारत ने एक एकीकृत और हायरार्किकल न्यायिक प्रणाली स्थापित की। यह प्रणाली विभिन्न स्तरों पर न्याय प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी उपाय देश भर के लोगों के लिए सुलभ हो। संरचना एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर भारत का सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट है।
आधार पर अधीनस्थ अदालतें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो जिला और निचले स्तरों पर कार्य करती हैं। यह त्रिस्तरीय प्रणाली न्याय प्रदान करने के लिए मिलकर काम करती है। भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह नई दिल्ली में स्थित है। यह देश में अपील की अंतिम अदालत है। इसके निर्णय अन्य सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास व्यापक शक्तियां हैं। यह संविधान की व्याख्या करता है और राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबिस कॉर्पस और परमादेश, मैंडामुस जैसे रिट जारी कर सकता है। भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करते हैं। हाई कोर्ट राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। प्रत्येक राज्य या कभी-कभी राज्यों के समूह का एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट का अपने संबंधित राज्यों या क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र होता है। वे निचली अदालतों से अपील सुन सकते हैं। उनके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की भी शक्ति है। हाई कोर्ट अपने राज्य के भीतर अधीनस्थ अदालतों के कामकाज की निगरानी करते हैं। वे राज्य स्तर पर न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधीनस्थ अदालतें न्यायिक पिरामिड का आधार बनाती हैं। इनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट और विभिन्न अन्य निचली अदालतें शामिल हैं। वे बड़ी संख्या में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को संभालते हैं। ये अदालतें न्याय चाहने वाले अधिकांश लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। वे जिला और तहसील स्तर पर काम करती हैं। आम नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने के लिए उनका कुशल कामकाज महत्वपूर्ण है। इस त्रिस्तरीय संरचना का उद्देश्य सभी के लिए न्याय को सुलभ और प्रभावी बनाना है। सेक्शन 9, एक उभरती विरासत, भारत की न्यायिक यात्रा और इसका अगला रास्ता। भारत की न्यायिक यात्रा एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। यह प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक संवैधानिक सिद्धांतों तक फैली हुई है। हमने देखा है कि कैसे विभिन्न युगों में न्याय के विचार विकसित हुए, प्राचीन काल के धर्म से लेकर मध्यकाल के शरिया तक। फिर ब्रिटिश प्रभाव आया जिसने संहिताबद्ध कानून और फॉर्मल अदालतें लाईं। अंत में स्वतंत्र भारत ने एक लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली बनाई। यह यात्रा भारत की अनुकूलन और विकास करने की क्षमता को दर्शाती है। यह निष्पक्षता और सच्चाई की निरंतर खोज को दर्शाती है। आज भारतीय न्यायिक प्रणाली की कई प्रमुख विशेषताएं हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक आधारशिला है। कानून के शासन का मतलब है कि कानून के सामने सभी समान हैं। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति अदालतों को संविधान की रक्षा करने की अनुमति देती है। यह प्रणाली सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास करती है। ये विशेषताएं सदियों की सीख और अनुभव का परिणाम है। वे भारत की न्यायपालिका को उसके लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका लक्ष्य न्यायपूर्ण और मानवीय दोनों होना है। बेशक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय न्यायिक प्रणाली चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें बड़ी संख्या में लंबित मामले शामिल हैं। सभी के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना एक प्रमुख लक्ष्य है। गरीबों के लिए न्याय को अधिक सुलभ और सस्ता बनाना भी महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुधार पेश किए जा रहे हैं। अदालती प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यह निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्याय की खोज भारत में एक मौलिक आदर्श बनी हुई है। यह हमारे समृद्ध अतीत से विरासत में मिली एक धरोहर है। यह हमारे संविधान में निहित एक वादा है। भारतीय न्यायिक प्रणाली अपनी सभी शक्तियों और सुधार के निरंतर प्रयासों के साथ इस आदर्श की ओर प्रयास करना जारी रखेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो। इसका उद्देश्य निष्पक्षता, समानता और धार्मिकता के सिद्धांतों को बनाए रखना है। यह स्थायी प्रतिबद्धता भारत की न्यायिक यात्रा को दुनिया के लिए प्रेरणादायक बनाती है।